नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मौर्य और स्वागत है आपका टॉप 1000 करंट अफेयर सीरीज में, जहां पर हम कवर करने वाले हैं 1000 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक्स को, जो आईएएस और पीसीएस दोनों परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको इस चैनल पर मिलने वाली किसी भी प्रकार की पीडीएफ की जानकारी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह इस सीरीज का 18वां पार्ट है। इसके पहले 17 पार्ट कवर किए जा चुके हैं, यानी कि 170 टॉपिक कवर हो चुके हैं, जिन्हें आपने अगर अपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको स्पीड बढ़ाकर 1.5 की स्पीड में तेज़ी से देख जाइए, क्योंकि वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये मैं बहुत मेहनत से ये सारे टॉपिक्स को हमें ढूंढना पड़ता है, ढूंढ के उनको उनको देखना पड़ता है कि आईएएस पीसीएस की दृष्टि से कौन सी इंपॉर्टेंट है, फिर उनकी पीडीएफ बनानी पड़ती है और फिर आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये कई घंटों की मेहनत आपको केवल 10 से 15 मिनट या 20 मिनट में आपको मिल जाता है। तो इसको प्लीज़ अच्छे से कवर कीजिए। ये पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए, दोनों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक। आज का पहला टॉपिक है मार्ग पोर्टल, MAARG, मार्ग पोर्टल। तो इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? लॉन्च किया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक विभाग है जिसे उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT के नाम से जाना जाता है। उसने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अब इसका नाम मार्ग क्यों रखा गया है, MAARG? तो MAARG का फुल फॉर्म है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस और रेजिलियंस एंड ग्रोथ। तो इसका फुल फॉर्म है, ये आपने इसका फुल फॉर्म देख लिया, तो इसको शॉर्ट में मार्ग कह दिया गया है। इस पोर्टल पर पंजीकरण के लिए स्टार्टअप आवेदनों हेतु कॉल सेवा शुरू कर दी गई है। तो क्या है ये मार्ग प्लेटफॉर्म, इसको ठीक से जान लेते हैं। जो मार्ग प्लेटफॉर्म है, ये पोर्टल है, ये स्टार्टअप इंडिया का नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है। स्टार्टअप इंडिया का एक मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है और यह विधिक क्षेत्रों, कार्यों, चरणों, भौगोलिक और पृष्ठभूमि में स्टार्टअप्स के लिए, जो स्टार्टअप छोटे छोटे लगाए जाते हैं, उनको मेंटरशिप सुविधा देने हेतु वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसकी मुख्य विशेषता है कि पारिस्थितिकी तंत्र सक्षमकर्ताओं हेतु मेंटरशिप कार्यक्रम चलाएगा ये प्लेटफॉर्म। और इसमें मोबाइल के अनुकूल यूजर इंटरफेस है, यानी कि जो स्टार्टअप करने वाले लोग हैं, मोबाइल पर ही इसको आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेंटर्स के योगदान की मान्यता है, इसमें मेंटर्स के योगदान को भी मान्यता प्रदान की गई है। और वीडियो और ऑडियो कॉल का विकल्प भी है, यानी कि अगर स्टार्टअप्स को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो और ऑडियो कॉल करके सहायता भी ले सकते हैं। तो ये मार्ग प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स की सहायता के लिए जारी किया गया है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है समन्वय 2022। तो इसको HADR अभ्यास भी कहते हैं। HADR अभ्यास क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका फुल फॉर्म है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, और इसको समन्वय 2022 नाम दिया गया है। तो भारतीय वायुसेना 28 से 30 नवंबर 2022 तक वायुसेना स्टेशन आगरा में, कहाँ पर आयोजित हो रहा है? आगरा में। इसको मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास के रूप में आयोजित कर रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये जान लीजिए कि यह एक वार्षिक, यानी प्रतिवर्ष होता है, संयुक्त अभ्यास है, वार्षिक होने वाला संयुक्त अभ्यास है, जिसमें भारत के विभिन्न हितधारक कौन? जो कि आपदा प्रबंधन के लिए है, तो आपदा प्रबंधन से संबंधित जितनी भी हमारी एजेंसियां हैं वो इसमें भाग लेती हैं। और साथ ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आसियान देशों का भी प्रतिनिधित्व आता है। आसियान देश भी अपने प्रतिनिधि भेजते हैं इसमें। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है संस्थागत आपदा प्रबंधन, अवसंरचनाओं और आकस्मिक उपायों की प्रभावकारिता का आकलन करना। इसका उद्देश्य आपने जान लिया। और अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले आसियान सदस्य देशों के साथ डोमेन ज्ञान, अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करना है। यानी कि भाई उनके पास जो तकनीक है आपदाओं से निपटने की, हम उन्हें सीख लेंगे, हमारे पास जो टेक्निक है हम उन्हें सिखा देंगे। तो उसके लिए एक मंच है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है नसीम अल बहार। नसीम अल बहार क्या है?
नसीम अल बहार भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। नसीम अल बहार। अब ऑप्शन में क्या दे देगा कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच है, भारत और यमन के बीच में है, या भारत और यूएई के बीच में है। तो आपको ये याद रखना है कि भारत और ओमान के बीच में है। और नवंबर 2022 में ये ओमान के तट पर किया गया। कहाँ पर किया गया है? ओमान के तट पर किया गया है। और इसमें 3 चरण थे। पहला बंदरगाह चरण था, यानी कि पहले बंदरगाह पर यह अभ्यास किया गया, फिर समुद्र में इसका अभ्यास किया गया, फिर डीब्रीफ यानी कि बीच समुद्र में इसका अभ्यास किया गया, इसको डिब्रीफ किया गया। तो आगे इसमें आगे थोड़ी सी बात और है कि इसका जो पहला अभ्यास है वो 1993 में आयोजित किया गया था, और वर्ष 2022 में इंडिया जो ओमान है इसका जो अभ्यास है, द्विपक्षीय अभ्यास है, इसके पूरे 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है संगाई महोत्सव। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में कई बार पूछा भी जा चुका है और पीसीएस में भी 1-2 बार पूछा गया है। संगाई महोत्सव, मणिपुर संगाई महोत्सव जो है ये नवंबर में आयोजित हुआ था। और जो ये उत्सव है इसकी विशिष्टता को प्रदर्शित करने हेतु ये प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम है या महोत्सव है। और इसके अलावा इस उत्सव का नाम मणिपुर के राजकीय पशु, मणिपुर का राजकीय पशु कौन सा है? संगाई हिरण। संगाई नाम का एक हिरण है जो मणिपुर के केबिल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है। ये पूरे भारत में या पूरे विश्व में केवल केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क में ही पाया जाता है, मणिपुर में। और ये मणिपुर का राजकीय पशु है, उसी के नाम पर संगाई महोत्सव नाम रखा गया है। यह उत्सव कारीगरों और बुनकरों को स्वदेशी हस्तशिल्प और हथकरघा के माध्यम से अपनी रचनात्मकता एवं प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा हेरिटेज पार्क में प्रदर्शित अलग अलग तरह की बनाई गई झोपड़ियों के माध्यम से विभिन्न जनजातियों के जीवन शैली पर भी जानकारी प्रदान करता है। यानी कि वहाँ पर ढेर अनेक प्रकार की झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं जो अलग अलग जनजातियों से संबंधित होती हैं। तो आप जब वहाँ जाते हैं तो आपको अलग अलग जनजातियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं, यानी कि मणिपुर के जो स्थानीय लोग हैं, वो देसी खेल, वो जो वहाँ के स्थानीय खेल हैं, उन खेलों के माध्यम से अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें मणिपुर की प्रसिद्ध युद्ध कला, मणिपुर की युद्ध कला कौन सी है? मार्शल आर्ट है वहाँ का थांगता। क्या है? युद्ध कला और थांगता। थांगता में भाला और तलवार के माध्यम से अपना कौशल प्रदर्शित किया जाता है, इसका भी वो प्रदर्शन करते हैं। तो आपने मणिपुर के बारे में कई सारी चीज़ें जान ली, वहाँ का राष्ट्रीय पार्क जान लिया, वहाँ का राजकीय पशु जान लिया, वहाँ का जो मार्शल आर्ट है उसके बारे में जान लिया, और जो सांगाई महोत्सव है उसके बारे में तो आपने जान ही लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है कामचटका प्रायद्वीप। क्या है? कामचटका प्रायद्वीप। कामचटका प्रायद्वीप आपने कभी नाम सुना इसका? सुना होगा। अगर आपने पूरे यूरेशिया की मैपिंग की है तो इसका मैपिंग करते हुए ये रूस के एक छोटे से भाग के रूप में आपने देखा होगा। अभी चर्चा में क्यों है? अभी चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में कामचटका प्रायद्वीप में 2 ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। अब ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं तो वो प्रायद्वीप भी चर्चा में आ गया और ज्वालामुखी भी चर्चा में आ गया। रूस के उत्तर पूर्वी भाग के 6 ज्वालामुखियों में से एक है उनमें जिनसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। और कामचटका प्रायद्वीप रूस के साइबेरिया क्षेत्र में, जो कि बिल्कुल ऊपरी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है, और उत्तरी क्षेत्र में पूरा साइबेरिया बसा हुआ है। तो साइबेरिया क्षेत्र में सुदूर पूर्व में, बिल्कुल पूरब साइड में प्रशांत महासागर के तट पर है। ये 1250 किलोमीटर लंबा प्रायद्वीप है और इसका क्षेत्रफल 4,72,300 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर में साइबेरिया से जुड़ा हुआ है, इसके पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में ओखोत्स्क सागर है। और जो कामचटका प्रायद्वीप है ये रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर के चारों ओर जो पूरा क्षेत्र है उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर का एक भाग है। कामचटका का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी है और उस पर लगभग 160 ज्वालामुखी स्फीक है। पूरे कामचटका प्रायद्वीप में 160 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 29 अभी भी सक्रिय माने जाते हैं। तो आइए मैप में आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ पूरा इसके बारे में। देखिए ये कामचटका प्रायद्वीप है, ये जो लटका हुआ भाग देख रहे हैं ना आप, ये पूरा यूरेशिया है, और इस पूरे यूरेशिया में ये रूस है, नीला वाला भाग, और इस रूस में ये कामचटका प्रायद्वीप है जो लटका हुआ भाग है। इसके अलावा ये इसके इधर ये पूरा प्रशांत महासागर है, ये वाला हिस्सा ये प्रशांत महासागर है पूरा,
ठीक है ना, ये पूरा प्रशांत महासागर है, और ये ओखोटस्क सागर है जो ये अंदर वाला हिस्सा है। तो ये आपने जाना कमचटका प्रायद्वीप के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है बुकर पुरस्कार। क्या है? बुकर पुरस्कार 2022। मैन बुकर पुरस्कार पे पीसीएस में भी प्रश्न पूछा जा चुका है और एक बार आईएएस में भी प्रश्न पूछा गया था। अब तो ये बुकर बुकर पुरस्कार इस बार इंपॉर्टेंट है। 17 अक्टूबर 2022 को लंदन में एक समारोह के दौरान श्रीलंका के लेखक सोहान करुणा तिलका, क्या नाम है? सोहान करुणा तिलका को प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा, क्या नाम है उपन्यास का? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा के लिए प्रदान किया गया है। और ये 47 वर्षीय करुणा तिलका है, ये श्रीलंका के दूसरे ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया। यानी इनसे पहले केवल एक ही व्यक्ति है श्रीलंका के जिन्हें बुकर पुरस्कार मिल चुका है, और ये दूसरे व्यक्ति हैं। तो ये आपने बुकर पुरस्कार के बारे में जाना। कौन है इसके लेखक? मतलब किन्हें मिला है? सोहान करुणा तिलका को, जो श्रीलंका के हैं, और उनका उपन्यास का नाम क्या है? उपन्यास का नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है डिफेंस एक्सपो, डेफ एक्सपो 2022। डिफेंस एक्सपो 2022 यानी रक्षा प्रदर्शनी। इसका 12वां संस्करण अभी अक्टूबर में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित? तो गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ आयोजित हुआ था, इस पे कई बार सवाल बन चुके हैं। पहले उत्तर प्रदेश में भी आयोजित हो चुका है, ये चेन्नई में भी आयोजित हो चुका है। तो इस तरह से इस बार गुजरात में आयोजित हो रहा है, अहमदाबाद में और गांधीनगर में। इस अवसर पर गांधीनगर के महात्मा मंदिर सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में कई संगोष्ठियां भी आयोजित की गई हैं। इसके अलावा संगोष्ठियों का आयोजन अग्रणी उद्योग परिसंघों, विचार मंचों, भारतीय रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों, सेना मुख्यालयों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, गुणवत्ता महानिदेशालय, नगर विमानन मंत्रालय और राज्य सरकार, ये सब मिल के संगोष्ठियां कर रही हैं। और प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो 2 वर्ष में एक बार होता है। यानी कि डिफेंस एक्सपो जो है वो हर 2 वर्ष में एक बार होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम और उद्योग सशस्त्र बलों के लिए रक्षा उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। डिफेंस एक्सपो में होता क्या है? डिफेंस एक्सपो में जो डिफेंस से संबंधित जो नए नए नवाचार है, नई नई टेक्नोलॉजी विकसित होती हैं, जो नए नए हथियार बनाए जाते हैं, उनका प्रदर्शन किया जाता है। और 5 दिन की यह प्रदर्शनी 22 अक्टूबर तक चलेगी या चली है। और इस बार डिफेंस एक्सपो अब तक का सबसे बड़ा आयोजन रहा है। अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। और इसमें देश विदेश, बहुत विदेशों से भी बहुत से जो रक्षा मतलब सेना से संबंधित लोग होते हैं, दूसरे देशों के लोग होते हैं, वो आते हैं और हथियारों की प्रदर्शनी को देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है सरस फूड फेस्टिवल। क्या नाम है? सरस फूड फेस्टिवल 2022। अभी चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में स्वयं सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHG की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए पारंपरिक और घर में बने हस्तशिल्प, पेंटिंग, खिलौनों आदि को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट बात है, आप समझ गए इसमें क्या क्या है। पहली बात तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और किनके लिए आयोजित किया गया? सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूहों के लिए आयोजित किया गया। और स्वयं सहायता समूह में विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा तैयार किए गए पारंपरिक शिल्पों के लिए, खिलौनों के लिए, पेंटिंग के लिए इसे आयोजित किया गया। यह बड़े पैमाने पर महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास के रूप में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर लिखी हुई है, क्या है? कौन शुरू के इसको किसने किसकी पहल है? किस मंत्रालय की पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है ये। और ये जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसके प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं इस उत्सव में भाग ले रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक कार्यक्रम है ग्रामीण आजीविका मिशन, और इस आजीविका मिशन के तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसकी महिलाएं इसमें भाग ले रही हैं। यह आयोजन महिला स्वयं सहायता समूहों को भोजन बनाने के क्षेत्र में अपना कौशल का प्रदर्शन करने और लोगों को हमारे देश की खाद्य संस्कृति से परिचित कराने का अवसर प्रदान करेगा। तो आपने जाना सरस फेस्टिवल के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है
काला नमक चावल क्या है? काला नमक चावल, इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा ODOP में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। तो ये सिद्धार्थनगर का ODOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है काला नमक चावल। लेकिन अभी चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल की 2 नई बौनी किस्मों, दो जो है नई बौनी मतलब जो छोटे ऊंचाई की हैं, छोटी हाइट की किस्में हैं, उनके पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652 2 नई बौनी प्रजातियां हैं। क्या नाम है इनका? फिर से एक बार देख लीजिए। पहली है पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और दूसरी है पूसा नरेंद्र 1652। ये दोनों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जो दोगुनी उपज देती हैं। यानी कि जो नई प्रजातियां विकसित की गई हैं, बौनी प्रजातियां विकसित की गई हैं काला नमक की, इनकी उपज जो है वो डबल है, इनका उत्पादन डबल है। और यह पारंपरिक किस्म में कम उपज की समस्या का समाधान करेंगी। जो अब तक पारंपरिक किस्में थीं उनमें बहुत कम उत्पादन होता था, तो उस समस्या का समाधान ये नई किस्में करेंगी। और जो काला नमक धान होता है, यह एक पारंपरिक किस्म है जिसमें काली भूसी और तेज सुगंध होती है। इसके अलावा इसे श्रावस्ती के लोगों के लिए भगवान बुद्ध का उपहार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने कुछ चावल के दाने छिड़क दिए थे, उनसे जो चावल हुआ था ये काला नमक चावल हुआ था, तो उन्हें भगवान बुद्ध का उपहार माना जाता है। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद इस क्षेत्र का दौरा किया था, तब से यहाँ पर काला नमक चावल उगता है, ऐसा माना जाता है। इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत सिद्धार्थनगर के ODOP उत्पाद के रूप में सम्मानित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में एक आकांक्षी जिला है। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि एक ODOP प्रोडक्ट है। कहाँ किस जिले का? सिद्धार्थनगर जिले का। और यह उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के 11 जिलों और नेपाल में भी उगाया जाता है। इसका भौगोलिक संकेतक जो है वो मतलब इसको भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग भी प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक, आखिरी टॉपिक की ओर। डर्टी बम क्या है? डर्टी बम क्या है? अभी बड़ा चर्चा में रहा है, रूस और यूक्रेन के मध्य जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें ये चर्चा में रहा है। तो क्या है डर्टी बम? तो हाल ही में रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह आरोप लगाया कि यूक्रेन एक डर्टी बम हमले की योजना बना रहा है। किसने आरोप लगाया? रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है। और तकनीकी भाषा में डर्टी बम डिस्पर्सन डिवाइस है, जिसमें रेडियोधर्मी सामग्री यानी कि रेडियो एक्टिव जो इंग्रेडिएंट होते हैं जैसे कि यूरेनियम, इसका उपयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी कौन सा प्रोडक्ट है? यूरेनियम जैसे तत्वों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सामान्य उपयोग में सीजियम 137 या अन्य रेडियोधर्मी सामग्री जैसे निम्न श्रेणी की सामग्री के इस्तेमाल से अधिक संभावना है। यानी कि इसमें ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ प्रयोग किए जाएंगे जो पारंपरिक रूप से प्रयोग नहीं किए जाते हैं, और इसमें अत्यधिक परिष्कृत रेडियोधर्मी सामग्री को शामिल करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि इसको परिष्कृत नहीं किया जाता है। जो रेडियोधर्मी है तत्व है, इनको परिष्कृत करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही पारंपरिक जो होती हैं उन्हें उभर दिया जाता है। जैसे कि परमाणु बम बनाते हैं तो उसके लिए जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उन्हें परिष्कृत करना पड़ता है, तब परमाणु बम बन पाता है। लेकिन जो डर्टी बम है इसमें रेडियो एक्टिव तत्वों को परिष्कृत नहीं करना पड़ता है। इसके बजाय यह अस्पतालों, परमाणु ऊर्जा स्टेशनों या अनुसंधान प्रयोगशालाओं से रेडियोधर्मी सामग्री का उपयोग कर सकता है, जो परमाणु हथियारों की तुलना में बहुत सस्ता और तेज होता है। और उदाहरण के लिए इन्हें किसी वाहन के पिछले हिस्से में रखकर भी ले जाया जा सकता है। इसका तत्काल सीमित स्वास्थ्य लाभ प्रभाव होता है, मतलब इसका जो प्रभाव है स्वास्थ्य पर बहुत तत्काल दिखाई पड़ता है, क्योंकि प्रभावित क्षेत्र में अधिकांश लोग विकिरण के घातक प्रभाव का अनुभव करने से पहले बच निकलने में सक्षम होंगे। तो ये आपने डर्टी बम के बारे में जाना, जिसका खतरा रूस ने बताया है यूक्रेन के संदर्भ में कि यूक्रेन इसका प्रयोग कर सकता है। तो ये आज के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं जिनको आपने अच्छे से समझा है, और इसका कई बार रिवीजन भी आपको करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।